सुप्रभात साथियों, दोस्तों। जो हमारे भाई बहन विशेष तैयारी में लगे हुए हैं, चाहे वह हमारा टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट जेआरएफ हो, या फिर केबीएस हो, या फिर एमबीएस हो, कोई भी परीक्षा हो, वनडे एग्जाम में तो यह उपयोगी है ही। साथ ही यह जो विशेष परीक्षाएं हैं, तो आज हम एक मॉडल पेपर लेकर के आपके समक्ष दोस्तों उपस्थित हुए हैं, और इसमें 120 क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास। तो सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? हिंदी साहित्य के लेखन का जो इतिहास लिखा गया, वह सबसे पहले प्रयास किया गया था गारसा दत्तासी। दोस्तों, गारसा दत्तासी थे। इसके बाद फिर हमारे दूसरे नंबर पर ग्रियर्सन आए थे। तीसरे नंबर पर फिर हमारे आए थे शिव सिंह सेंगर, और उसके बाद शिव सिंह सेंगर के बाद फिर हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आते हैं। तो पहले नंबर पर इतिहास लेखन की जो परंपरा शुरू हुई, हिंदी साहित्य में जो इतिहास लेखन की परंपरा शुरू हुई, वह गारसा तासी के द्वारा शुरू हुई। और इन्होंने क्या लिखा था? इस पुस्तक का नाम भी है स्टावरदल्ला लिटरेचर हिंदुस्तानी रखा, जो कि फ्रेंच भाषा में है, और इसके दो भाग हैं। पहला भाग 1839 में और दूसरा भाग 1847 में इन्होंने लिखा। दूसरे क्वेश्चन पर हम आते हैं। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया? तो कौन सी रचना है? वह रचना है रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास। क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने ही हिंदी साहित्य का इतिहास, जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया, बाद में वह हिंदी साहित्य के इतिहास 1929 में कन्वर्ट हो गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वह क्या था? रामचंद्र शुक्ल ने सबसे पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका ही लिखी, और वह भूमिका बाद में परिवर्तित होकर के हिंदी साहित्य के इतिहास का रूप ले लिया, और उसको 1929 में प्रकाशित किया। अगला हमारा क्वेश्चन है, संवत 1050 से 1375 कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य को वीरगाथा काल के रूप में नामकरण किसने दिया? तो जो 1075 से लेकर के 1375 जो संवत है, ठीक है, 1075 से लेकर के 1375 जो संवत है, इसका नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और 1375 से लेकर के 1700 संवत तक वो जो हमारा आदिकाल है, जिसको हम वीरगाथा काल के नाम से जानते हैं, 1050 या फिर 1075 से 1375 रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। और दूसरा हमारा जो काल आ जाता है, जो भक्ति काल है, तो 1375 से लेकर के 1700 तक है। और तीसरा हमारा जो रीति काल है, वो 1700 संवत से लेकर के 1900 संवत तक है। और जो चौथा हमारा जो आधुनिक काल है, वो 1900 संवत से लेकर के अब तक है। और इसका नामकरण किसने रखा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि वीर गाथा आदिकाल को हम वीर गाथा काल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें वीरों से रचित जो रचनाएं थी, वह वीर गाथा काल में ही लिखी गई। अर्थात जितने भी, चाहे वह चंद्रवरदाई की कथा हो और चाहे आल्हा खंड हो, जो वीरों से संबंधित जितनी भी रचनाएं थी, वह सब आदिकाल में ही लिखी गई। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की पहेलियां तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य था? अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का उद्देश्य, क्योंकि यह अपने पहेली और मुकरियों के माध्यम से लोगों को खुश करते थे, उनको हंसाने का काम करते थे, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों? मनोरंजन के माध्यम और लोक व्यवहार की शिक्षा के लिए। ठीक है, अमीर खुसरो की पहेलियां। अगला हमारा क्वेश्चन है, वीर गाथा कालीन रासो काव्य में। दोस्तों, वीर गाथा कालीन रासो काव्य में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा है, निगेटिव में पूछा है, थोड़ा सा हम इसको मार्क कर लेते हैं साथियों। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर पूछा है नहीं है, नहीं ऐसे बहुत अलर्ट रहना है। वीर गाथा कालीन रासो काव्यों में जो रासो काव्य थे, ठीक है, जो भी रासो काव्य लिखे गए आदिकाल में, जिसको हम वीर गाथा काल के भी नाम से जानते हैं, तो इनमें से क्या नहीं है? आदिकाल की और पहले विशेषता देख लेते हैं। आश्रयदाताओं का अति रंजनापूर्ण वर्णन, तो बिल्कुल राइट है। ठीक है, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, ये भी सही है, क्योंकि आदिकाल की बात है, तो इतिहास और कल्पना का उसमें मिश्रण था ही। यही नहीं था दोस्तों, कृष्ण लीला का वर्णन जो हुआ था, वो भक्ति काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? भक्ति काल में हुआ था। इसलिए हिंदी साहित्य को भक्ति काल का स्वर्णिम जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में सूर्य तुलसी बिहारी जयसी
और कृष्ण जैसी लीलाओं का वर्णन हुआ। इसीलिए कृष्ण लीला का प्रयोग और युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन यह तो आदिकाल की विशेषता है। यह तीनों क्या है, आदिकाल की विशेषता है। बाकी जो है वह चीजें नहीं है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे। तो रासो ग्रंथ, क्योंकि आदिकाल में डिंगल और पिंगल भाषाओं का प्रयोग होता था। क्या होता था दोस्तों, आदिकाल में क्योंकि राजस्थानी और डिंगल, आदिकाल में राजस्थानी डिंगल पिंगल भाषाओं का होता था। डिंगल के साथ अपभ्रंश भाषाओं का भी प्रयोग होता था। तो आदिकाल में जो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए, डिंगल और पिंगल भाषा और राजस्थानी तीन, क्योंकि डिंगल पिंगल ये शैली है, डिंगल पिंगल क्या है शैली है, और राजस्थानी क्या है भाषा है। तो ध्यान दीजिएगा, राजस्थानी भाषा है और डिंगल पिंगल शैली है। तो कुल मिलाकर के डिंगल और पिंगल भाषा शैली में लिखे गए। अगला क्वेश्चन है वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है। वीर गाथा काल के वीर गाथा काल का जो प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है, तो वीर गाथा काल में वीरों से संबंधित जो रचनाएं लिखी गई, क्योंकि पृथ्वीराज रासो है जो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखित हुआ था। रामचरितमानस को तो भक्ति काल का अवधि काव्य है, तो उसको गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा था। पद्मावत क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी का है, जो कि जायस नगर मोर स्थान रायबरेली के रहने वाले हैं, और यह भी अवधी भाषा में लिखा गया है। कामायनी किसका है, जयशंकर प्रसाद का है। कामायनी में दोस्तों 15 सर्ग हैं। कामायनी में 15 सर्ग हैं। पहला सर्ग है चिंता और अंतिम सर्ग है आनंद की प्राप्ति। इस प्रकार से मैंने चारों क्वेश्चन को आपको आंसर बता दिया। ठीक है, तो इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। अब आते हैं 11 पर। इधर आ जाते हैं दोस्तों। 1375 से 1700, यानी कि जो हमारा 1350 उधर था, 1350 से लेकर के 1375 तक हमारा क्या था, हमारा जो था वीर गाथा काल था। और 1375 से लेकर के 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है। तो कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है, बड़ा बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर भक्ति की बात बताई, क्योंकि श्रृंगारकता तो थी नहीं। अगर हम श्रृंगारकता की बात लेते हैं तो आदिकाल में श्रृंगारिकता तो थी नहीं। ठीक है, आदिकाल में वीरता तो थी लेकिन श्रृंगारिकता नहीं थी। क्या पूछ रहा है, साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है, तो वह भक्ति की भावधारा क्या है, परिलक्षित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि का नाम क्या है। ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, क्योंकि जो हमारा हिंदी साहित्य था पहले वह 2 भागों में बटा, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। ध्यान दीजिएगा, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा 2 भागों में बटा, राम मार्गी भक्ति धारा, प्रेम मार्गी। राम मार्गी भक्ति धारा, कृष्ण मार्गी भक्ति धारा। सगुण भक्ति जो था वो 2 भागों में बटा। कौन सा बटा, राम मार्गी भक्ति धारा, कृष्ण मार्गी भक्ति धारा। और जो हमारा निर्गुण था वह ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। तो प्रेमाश्रयी में हमारे आते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुब है, मंजन है। और ज्ञानाश्रयी में हमारे कबीर हो गए, नानक हो गए, मलुकदास हो गए, रविदास हो गए और संत सदना हो गए। ऐसा हमारे ज्ञानाश्रयी शाखा का बन जाते हैं। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के संत का नाम क्या हो गया, कबीरदास। ठीक है, चंद्रवरदाई ये हमारे आदिकाल के हो गए। विद्यापति इन्होंने मैथिली भाषा में लिखा है, पदावली लिखा है, कीर्तिलता, और ये हमारे आदिकाल के हो गए। सूरदास हमारे भक्ति काल के हो गए। तो जो हमारे कबीरदास हैं, कबीरदास हमारे क्या हो गए, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख के रूप में माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा। कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहा था डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा था, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। और करना बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैंने आपके लिए, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और प्रैक्टिस ज्यादा दोस्तों, जो यहाँ पर एक एक्सप्लेन है, एक्सप्लेन से भी ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। मैं मानता हूँ कि टीजीटी है, पीजीटी है, केबीएस है, ईवीएस है, यह क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, 1-2 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन इन व्याख्याओं से प्रश्न दोस्तों मिलते हैं और वह हमें सॉल्व करने में मदद करते हैं। क्योंकि मॉडल पेपर तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक मॉडल पेपर नहीं पढ़ोगे कैसे जानोगे कि पूर्व परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। इसलिए दोस्तों मॉडल पेपर पढ़ना हम लोगों की मजबूरी है, हम लोगों की जिम्मेदारी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। संत काव्यों की क्या विशेषता थी, तो संत काव्य बाह्य आडंबरों का खंडन। क्या, बाह्य आडंबरों का खंडन, ये है बाह्य आडंबरों का खंडन। क्या है, ये तो करते थे बिल्कुल, यह विशेषता है, यह विशेषता है, यहाँ पूछा है नहीं।
तो विशेषताओं को पहले देखिए दोस्तों, चाहे वह हमारा चाहे वह हमारा आदिकाल हो, भक्ति काल हो, रीति काल हो, आधुनिक काल हो, प्रगति काल, प्रगतिवाद हो, प्रयोगवाद हो, नई कविता का युग हो, आधुनिक हो, सब कालों की विशेषताओं को ध्यान में रखना है। कभी न कभी किसी न किसी में से एक एक क्वेश्चन जरूर बना लेता है। तो पूछ रहा है यहाँ पर, आडंबरों का खंडन, या तो बिल्कुल था भाई। गुरु का महत्व, ये भी था। इसमें था संत काव्य की विशेषता में यह था। और क्या नहीं था? सगुण ईश्वर की उपासना। अब जब सगुण की बात आ गई तो सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा दो भागों में बटा था हमारा हिंदी साहित्य दोस्तों। सगुण में हमारा हो गया था कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस प्रकार से आपको दिमाग लगाना है दोस्तों, रटना नहीं है। ये ऐसा मत सोचना कि गुरु जी तो जो लिखा है उसी को बता रहे हैं, मैं और चीजों को दोस्तों ऐड करके बता रहा हूँ। जो हमारी सगुण भक्ति है वह दो भागों में बटी थी, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। राम भक्ति में हमारे आ जाते हैं तुलसी है, ईश्वर दास है, नाभा दास है, ये राम भक्ति में ऐसा आ जाते हैं। कृष्ण भक्ति में हमारे आ जाते हैं सूरदास है, मीराबाई है, और ये हमारे क्या आ जाते हैं, और उधर स्थान है, या कृष्ण भक्ति के उपासक हो जाते हैं। जाति पाति का विरोध इस ज्ञानेश्वरी शाखा में हुआ था, ठीक है, जाति पाति का विरोध भी हुआ था। तो फिर इस प्रकार से हमारा यह क्वेश्चन क्या है, राइट हो जाता है दोस्तों। इस प्रकार से यह क्वेश्चन क्या हो जाता है, हमारा राइट हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 ही कहता है कि मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम दोस्तों आपको ही पता ही होगा, पद्मावत। ठीक है, पद्मावत है। और पद्मावत क्या है? जायस नगर मोर स्थान, उन्होंने अपना नगर स्थान जायस बताया, जो रायबरेली, उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में पड़ता है। उनका क्या हो गया? पद्मावत हो गया। ठीक है, ये हो गया पद्मावत। और क्वेश्चन नंबर आते हैं हम अब सेकंड पेज पर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पद्मावत में कुल 57 खंड हैं। अब देखिए मेरे प्यारे आप देख लीजिए, जो कहते हैं कि गुरु जी ये तो है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन गया, मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? ठीक है, विकल्प दिया गया है बी। बी ऑप्शन मैंने आपको पद्मावत बता दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस पद्मावत में कितने खंड है? 57 खंड है। कितने खंड है? 57 खंड। या फिर इसको हम समय भी बोल सकते हैं, या फिर समय बोल सकते हैं, या फिर इसको हम भाग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? भाग बोल सकते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन क्या भी बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान में रख करके पढ़ना है। यहाँ पर आप देख लीजिए, जो यहाँ पर दिया गई है, पद्मावत में कुल 57 खंड है, और इसका प्रिय अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार का जो मलिक मोहम्मद जायसी ने सुंदर प्रयोग किया था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अखरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, ताहिरनामा, मसलनामा, रचनाकार, ठीक है, यह सब क्या है? रचनाएं हैं। और उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है, पूछ रहा है, नहीं है। तो नहीं है तो पहले आओ देखते हैं कौन कौन विशेषताएं हैं। ठीक है, राम भक्ति काव्य की विशेषता अर्थात राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा, राम भक्ति धारा। ठीक है, कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा। ठीक है, कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा। राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है, उसे छांटिए। ठीक है, इस प्रकार से इसको अभिषेक भैया तनिक अभी क्लास करते ही बस वहीं चलिए, फिर फोन कर पे। तो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है, उसे छांटिए। तो दोस्तों पहले राम भक्ति काव्य की विशेषता को हम देखते हैं कौन कौन है। विष्णु के अवतार रूप में राम का वर्णन, तो आपका बिल्कुल लग ही रहा है। ठीक है, इसमें तो कोई बात ही नहीं। लोक मंगल एवं समन्वय की भावना का विकास, लोक मंगल एवं समन्वय की भावना का विकास, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के राम का गुणगान किया है, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का गुणगान किया है। और क्या है? असद पर सदवृत्तियों की विजय, असत्य पर अर्थात असत्य पर सत्य की विजय। और ये अंतिम है, कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन। यह राम भक्ति धारा में नहीं हुआ था, यह कहाँ हुआ था? कृष्ण भक्ति धारा में हुआ था। कहाँ हुआ था? कृष्ण भक्ति धारा में हुआ था। इस प्रकार से हमारे यह क्वेश्चन का दोस्तों आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? 17 हमारा कह रहा है कि राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का क्या नाम है?
बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है साथियों। क्या कह रहा है कि राम कथा पर आधारित, तो राम कथा पर आधारित आपको तो बेसिकली पता ही है मेरे प्यारे, रामचरितमानस जो कि 7 कांडों में है। अब 7 कांडों का क्रम भी आपको जानना चाहिए। पहला कांड हो गया, पहला कांड बाल कांड, पहला हो गया बाल कांड, बाल कांड अयोध्या कांड, मतलब अरण्य कांड, बाल कांड अयोध्या कांड, अरण्य कांड, और लास्ट में जो हमारा पड़ता है लंका कांड, उत्तर कांड। उसके पहले फिर हमारा क्या आ जाता है, किष्किंधा कांड। ठीक है, किष्किंधा कांड आ जाता है, और बीच में जो हमारा आ जाता है किष्किंधा के पहले हमारा क्या पड़ता है, सुंदरकांड पड़ता है। तो इस प्रकार से आप इसके नाम को, क्रम को भी ध्यान में रखना है। पहला हमारा हो गया बाल कांड, दूसरा हो गया अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, फिर लास्ट में हमने 2 याद किया है, लंका कांड और उत्तर कांड, और उत्तर कांड के पहले सुंदर कांड पड़ता है। मैंने दोस्तों इस प्रकार से इसको याद किया है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। बहुत बेहतरीन सारे प्रश्न है, इसका तो आप चुटकियों में जवाब देंगे मेरे प्यारे। रामचंद्रिका किसकी है, केशव की है। रामचंद्रिका किसकी है, केशव की है। रामचंद्रिका, रामचंद्रिका किसकी है, केशव की है यार। यह तुलसीदास की रचना नहीं है, और केशव दास की रचना है कवितावली, गीतावली। दोस्तों यहाँ कवितावली, गीतावली, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, या 4 रचनाएं ब्रजभाषा में है तुलसीदास की, ध्यान रखना मेरे प्यारे। तुलसीदास की 4 रचनाएं, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, और गीतावली, दोहावली, और गीतावली का, हाँ कवितावली, सॉरी, कवितावली, गीतावली, दोहावली और विनय पत्रिका, यह 4 रचनाएं तुलसीदास की ब्रज भाषा में है। बाकी रचनाएं भी क्या है, अवधी भाषा में है। ठीक है, इस प्रकार से मेरे प्यारे अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। निम्नलिखित में से रीतकालीन कवि कौन नहीं है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है मेरे प्यारे, रीतकालीन कवि यहाँ पर पूछा है, कौन नहीं है। तो रीतकालीन कवि, अब यहाँ आप ऐसे ही देख लीजिए, नहीं है नंददास, सूरदास, परमानंद साहब, छीत स्वामी। छीत स्वामी दोस्तों अठ छाप के जो हमारे संस्थापक थे, जन्मदाता थे, वल्लभाचार्य थे। वल्लभाचार्य के पुत्र कौन है, विठल नाथ है। ध्यान देना, वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ है। तो 4 शिष्य विठल नाथ के और 4 शिष्य वल्लभाचार्य के, यही 4-4-8 दोस्तों, यही 4-4-8 जो है 4 + 4, यही मिलकर के क्या किया था, अष्ट छाप की स्थापना की थी। अष्ट छाप की स्थापना कब हुई थी, 1565 में हुई थी। अष्ट छाप की स्थापना कब हुई थी, 1565 में हुई थी। और उसमें जो विठल लाल के 4 शिष्य हैं, श्री स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और कृष्णदास, यह 4 शिष्य किसके हैं, विठल लाल के हैं। ठीक है, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, कृष्णदास और चतुर्भुज दास। बाकी परमानंद दास, सूरदास, नंददास और कुंभन दास, यह 4 शिष्य किसके हैं, वल्लभाचार्य के हैं। तो 4 शिष्य वल्लभाचार्य के, 4 शिष्य विठल लाल के, यही मिलकर के अष्टछाप की स्थापना की थी। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी, 1565 में हुई थी। बाकी निम्नलिखित विकल्पों में से रीतकालीन कवि कौन से हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से रीतकालीन कवि कौन से हैं, यह तो हमारे हो गए। ठीक है, यह हमारे रीतकालीन कवि नहीं है, लेकिन मैंने इनका वर्णन कर दिया। रीतकालीन कवि कौन से हैं, बिहारी हो गए, मतिराम हो गए, घनानंद हो गए, भूषण हो गए। अब आगे देखते हैं, आगे के 2 विकल्प हमारे और बचे हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ये विकल्प हमारा यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा ये हमारा विकल्प, यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, तो वी ही आंसर राइट है, वी ही आंसर राइट है। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको ये पहले की व्याख्या आपको कर ही दी थी, जो 4 विकल्प हमारे थे। यहाँ पर नंददास, सूरदास, परमानंद दास और छीत स्वामी। ठीक है, अब यहाँ तो रीतकालीन कवि लग ही रहा है कि बिहारी, मतिराम, घनानंद, भूषण, ये हमारे रीतकालीन कवि हैं। बाकी ये हमारे क्या है, ये हमारे अष्ट छाप के कवि हैं, लेकिन इसमें मिक्स है। वल्लभाचार्य के मैंने आपको अलग बता दिया, और विठल नाथ के मैंने आपको अलग बता दिया। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वल्लभाचार्य, वल्लभा विठल लाल के 4 शिष्य कौन, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, और छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, कुंभन दास और कृष्णदास, ये 4 हो गए विठल लाल के, और 4 शिष्य हो गए वल्लभाचार्य के, परमानंद दास, सूरदास, नंददास और कुंभन दास, 4 शिष्य हो गए वल्लभाचार्य के। 4 वल्लभाचार्य के, 4 विठल लाल के, टोटल 8 शिष्य मिलकर के अष्टछाप की स्थापना की थी। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, इस पर हम आते हैं, यहाँ पर आते हैं। ये ऑप्शन हो ही गया। ठीक है, ये तो रचनाएं दिया है, रचनाएं तो लगभग सबको याद ही होंगी। रीतकालीन कवियों में से कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशव दास को। ठीक है, क्योंकि ये केशव हमारे रीतकालीन कवि हैं, और इनको क्या है, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। 19वीं सदी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा
क्या अभिनाम दिया गया, क्या अभिधान दिया गया 19वीं सदी से अब तक के लिखे गए। ध्यान दीजिएगा, 19वीं सदी के बाद अर्थात जो हमारा जो हमारा जो हमारा आदिकाल चलता है, जो रामचंद्र शुक्ल ने माना है 1050 से लेकर के 1375 आदिकाल, जो हमारा भक्ति काल चलता है 1375 से लेकर के 1700 से लेकर के 1900 हमारा रीतिकाल। तो रीतिकाल के बाद दोस्तों हमारा आधुनिक काल आता है। तो 1700 से लेकर के 1900, जैसे ही 1900 आया, 1900 हमारी शताब्दी हो गई ना, संवत शुरू हो गया। तो जो संवत शुरू हो गया तो उधर इधर हमारा संवत भी शुरू हुआ और हमारा आधुनिक आधुनिक काल भी शुरू हो गया। तो आपको सीधा यहाँ से आंसर पकड़ लेना है कि जो हमारा 19वीं सदी शुरू हुई 1700 से 1900 में, 1700 1900 हमारा रीतिकाल, और जैसे ही 1900 शताब्दी हमारी शुरू होती है 1900 से लेकर के अब तक क्या हमारा चल रहा है, आधुनिक काल चल रहा है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास से ही आप अब जो है इसको पकड़ सकते हैं। अर्थात 1700 से लेकर के 1700 से लेकर के 1700 से लेकर के 1900, 1700 से लेकर के 1900 तक हमारा क्या है, रीतिकाल है। और रीतिकाल के बाद जब हमारा शुरू हो जाता है दोस्तों, रीतिकाल के बाद हमारा शुरू हो जाता है, रीतिकाल के बाद हमारा शुरू हो जाता है आधुनिक काल। क्या शुरू हो जाता है, आधुनिक काल शुरू हो जाता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का जवाब आप, तो बहुत सारे अगर आप तैयारी किए हैं, आपको कुछ तैयारी है, तो इन विकल्पों से काम चलने वाला नहीं है। तो तैयारी अगर पहले से याद है तो दोस्तों आप कर लोगे। तो मेरे भाइयों, जो भी हमारे भाई बहन इस चैनल को देख रहे हैं, इसको पढ़ने में बहुत धैर्य की जरूरत है। तो दोस्तों वनडे एग्जाम नहीं है, यहाँ रटना नहीं है, यहाँ कंटेंट को पढ़ना है बेसिक से। इस विकल्प को सिर्फ विकल्प को सॉल्व करने से काम चलने वाला नहीं है, कंटेंट को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप आपको फिर प्रेशर नहीं रहेगा। अंग्रेज राज सुख है, साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चल जात यही अति ख्वारी। ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं, ये पंक्तियां तो लिखी गई हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, यहाँ जो आपका ऑप्शन बता रहा है वो बता रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि अंग्रेज कुशल शासन व्यवस्था कर रहे थे, पर भीतर ही भीतर भारत का आर्थिक आर्थिक शोषण भी कर रहे थे। इसका उल्लेख भारतेंदु जी ने निम्न पंक्तियों में किया है कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, अब पैधन विदेश से चली जात यही अति ख्वारी। धन्य हो। इस प्रकार से इसका वर्णन किया है। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से भारतेंदुकालीन कवि कौन से हैं। बहुत बेहतरीन दोस्तों प्रश्न है, भारतेंदुकालीन। चलो भाई एक एक का पहले देख लेते हैं। ये तो हमारे मुक्ति बोध हो गए, ये मुक्ति बोध हो गए, ये मुक्ति बोध मिलने से ही पता चल गया तो रीतिकाल के हो गए, ये तो भी हमारा कट गया। ऐसे सॉल्व करना है मेरे प्यारे। ये हमारे हो गए मुक्ति बोध। अब मुक्ति बोध क्या है, ये रीति काव्य धारक है, ये रीतकालीन तो हमारे कट गए। अब यह यहाँ इधर आ गए हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी के हैं। पूछ रहा है भारतेंदु, पूछ रहा है भारतेंदु, तो जब महावीर प्रसाद द्विवेदी आ गए तो ये भी विकल्प हमारा कट गया। यहाँ पर हरिओध आ गए, ये भी हमारे द्विवेदी के विकल्प है। यहाँ पर हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र और एक चौधरी नारायण प्रेमधन हो गए, पंडित प्रताप नारायण मिश्र हो गए, अंबिका दत्त व्यास हो गए। इस प्रकार से हमारा यहाँ ऑप्शन राइट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आपको पढ़ना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की कृतियां किस विकल्प में है। तो जयशंकर प्रसाद की कृतियां किस विकल्प में है, आओ भाई देख लेते हैं। नीरजा, सांध्य गीत, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी साथी, ये तो हमारी महादेवी वर्मा हो गई। ठीक है, ये तो हमारी कौन हो गई, महादेवी वर्मा हो गई। अब यहाँ आते हैं परिमल, गीतिका, प्रबंध पथ, तुलसीदास, ये हमारे निराला हो गए। पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्य, ये हमारे पंत हो गए। तो पंत हो गए, प्रसाद हो गए, निराला हो गए, महादेवी वर्मा हो गई। तो ये हमारे छायावाद के दोस्तों स्तंभ हो गए, क्योंकि प्रसाद ही हमारे छायावाद के स्तंभ है, प्रसाद ही हमारे छायावाद के प्रणेता है, प्रसाद ही हमारे छायावाद के प्रवर्तक है। तो यहाँ पर और भी तो प्रश्न बन गया मेरे प्यारे, ये तो रचनाएं आपको मिली ही, ये तो ऑप्शन सही ही हुआ। और उसके बाद हमारे यहाँ ये पंत मिल गए। ठीक है, ये महादेवी वर्मा हो गई, ये हमारे निराला हो गए, ये हमारे पंत हो गए। पंत, निराला, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद, चारों कवि इसमें आ गए। और चारों कवि कौन है, छायावाद के स्तंभ के रूप में माने जाते हैं। इसकी स्थापना तो जयशंकर प्रसाद ने की थी। इनका जो प्रमुख काव्य कला और निबंध, इनका एक प्रमुख निबंध है काव्य और कला, और इनकी कुछ कहानी संग्रह भी है, जैसे आकाशदीप हो गया, प्रतिदिन हो गया, छाया हो गया, गुंडा हो गया। या प्रसाद की क्या है, कहानी संग्रह है। प्रसाद के नाटक भी है, चंद्रगुप्त हो गया, स्कंद हो गया, एक भूत हो गया, कामना हो गया, जन्मेजय का नागयज्ञ हो गया। कुल मिलाकर के प्रसाद ने 13 नाटक लिखे हैं दोस्तों। कितने लिखे हैं, 13 नाटक प्रसाद के हैं। इस प्रकार से
क्वेश्चन को हमको सॉल्व करते हुए दोस्तों चलना है, ठीक है। आओ भाई, निबंध, कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास, आलोचना से प्रश्न आ गया है। उपन्यास और कहानी के अंतर को व्यक्त करने वाला जो कथन सही नहीं है, बहुत सुंदर प्रश्न है मेरे प्यारे, ध्यान दीजिएगा। उपन्यास में कथानक होता है, कहानी में वह अनिवार्य नहीं है। कहानी में क्या होता है, ठीक है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, इसको समझना है। उपन्यास में कथानक होता है, कहानी में वह अनिवार्य नहीं है। कहानी में चरित्र, वातावरण आदि की प्रधानता होती है। ये तो हमारा विकल्प क्या है, तो सही लग रहा है भाई। जो कथन सही नहीं है, यहाँ पर कह रहा है जो कथन सही नहीं है, तो भाई ये तो हमारा सही लग रहा है, ठीक है। ये तो क्योंकि कहानी में चरित्र, वातावरण आदि की प्रधानता होती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। उपन्यास में जीवन के समग्र रूप का चित्रण होता है, जबकि कहानी में किसी एक अंश का, ये भी हमारा सही नहीं है, ये भी हमारा सही है, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कि कौन सही नहीं है। आओ भाई तीसरा देखते हैं। उपन्यास में अनेक स्थलों पर इतिवृत्तात्मक वर्णन मिलते हैं, जबकि कहानी में छोटे आकार के कारण इसे स्थल नहीं होते। अब यहाँ हमको डाउट हो रहा है दोस्तों, अब यहाँ हमको डाउट हो रहा है। अब हम अगला विकल्प देखते हैं, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगला विकल्प, क्योंकि चौथा विकल्प देखने के बाद ही पता चलेगा कि तीसरा सही है कि चौथा सही है, ठीक है। तो उपन्यास कहानी का लघु संस्करण होता है। उपन्यास कहानी का उपन्यास कहानी का लघु संस्करण होता है। कहानी उपन्यास का 10वां भाग होती है, बिल्कुल सही है मेरे प्यारे। उपन्यास कहानी का लघु संस्करण होता है और कहानी उपन्यास का 10वां भाग होती है। कहानी उपन्यास का 10वां भाग होती है, यानी कि उपन्यास बृहत होता है, मोटा होता है, बड़ा होता है। इतने मोटे मोटे उपन्यास लिखे जाते हैं और कहानी में 4 पेज, 5 पेज, 8 पेज, 10 पेज से ज्यादा कहानी नहीं होती। इस प्रकार से हमारा ये डी ऑप्शन नहीं है, मतलब ये निगेटिव है। मतलब दोस्तों कहने का मतलब है कि उपन्यास कहानी का लघु संस्करण होता है, यह बात गलत है, यह बात गलत है। और कहानी उपन्यास का 10वां भाग होता है, यह बात क्या है, गलत है, यह बात सही नहीं है। इसलिए हमारा यह ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि कहानी उपन्यास का 10वां भाग होती है ऐसा नहीं है। हो सकता है पहला भाग हो, दूसरा हो, या इतना बड़ा उपन्यास लिखा है तो कहानी भी तो मोटी मोटी हो सकती है। यह ऑप्शन हमारा जो है राइट हो गया, यानी कि यह कथन गलत है, बाकी वह तीनों कथन सही है दोस्तों। यहाँ पर हमारे ये तीनों कथन बिल्कुल राइट है, ठीक है। अब आते हैं अगले पर, चल भैया ऊपर चल। इनमें से कौन सा प्रकार समालोचना का है, कौन सा प्रकार समालोचना का है, यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा प्रकार समालोचना का है। समालोचना का नहीं है, इनमें से कौन सा प्रकार समालोचना का नहीं है। सैद्धांतिक आलोचना, सैद्धांतिक आलोचना, आलोचनात्मक आलोचना, ठीक है, निर्णयात्मक आलोचना। क्यों भैया भाग रहे हो यार, हम तो और मजेदार काम कर दिए, तो दिखाइए नहीं पड़ेगा, चलो ऐसे ही सॉल्व करते हैं। देखते हैं दोस्तों, दोस्तों अगर कैमरा में हमारे दिख रहा होगा अच्छे से तो इसी तरह सॉल्व कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, करे थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, चलो बड़ा ही करेंगे भाई, छोटा दिख रहा है, मजा नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ तक हुआ था। इनमें से कौन सा प्रकार समालोचना का नहीं है, तो समालोचना का मतलब है समान आलोचना करना। तो सैद्धांतिक आलोचना, निर्णयात्मक आलोचना, व्याख्यात्मक आलोचना, जो आलोचनात्मक आलोचना होती है, आलोचनात्मक का मतलब होता है किसी की व्यक्तिगत रूप से आलोचना की जाए, उसको कहते हैं आलोचनात्मक आलोचना, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, वह कौन सा विकल्प है जिसमें दिए गए सभी लेखकों ने कवि एवं नाटककार दोनों रूपों में प्रसिद्धि प्राप्त की है। कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें सभी लेखकों ने, अब मोहन राकेश, सुमित्रा नंदन पंत, लक्ष्मी नारायण लाल, कौन सा विकल्प है जिसमें दिए गए सभी लेखकों ने कवि एवं नाटककार, जो कवि भी हैं और जो नाटककार भी हैं, वह
सभी रूपों में। यहाँ हमारे अगर हम इनको प्रसाद को लेते हैं तो प्रसाद हमारे नाटककार भी हैं। भारतेंद्र ने खड़ी बोली की स्थापना की थी। राम कुमार वर्मा जो है वह इन्होंने कहानी के जन्मदाता माने जाते हैं मेरे प्यारे। राम कुमार वर्मा कहानी के जन्मदाता माने जाते हैं। ठीक है, हिंदी कहानी के या क्या माने जाते हैं, जन्मदाता माने जाते हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र खड़ी बोली के जन्मदाता माने जाते हैं। प्रसाद जो छायावाद के स्तंभ है, छायावाद के प्रवर्तक है, छायावाद के प्रेरणा स्रोत है, इसीलिए यह ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, यह ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको चीजों को समझना है। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। रेडियो नाटककार के रूप में कौन सा लेखक अधिक प्रसिद्ध है? रेडियो नाटककार के रूप में कौन सा लेखक अधिक प्रसिद्धि प्राप्त किया है? तो इसमें प्रसाद तो हमारे थे नहीं, क्योंकि रेडियो नाटककार की बात यहाँ पूछा है, तो प्रसाद तो हमारे कट गए, क्योंकि प्रसाद रेडियो। पहले दोस्तों अगर जो प्रश्न ना आए जिस पे डाउट हो पहले निगेटिव हटाया करो, तो फिर वो मतलब रेडियो नाटककार तो हमारे प्रसाद थे नहीं, मोहन राकेश भी नहीं थे। अब यहाँ बचा कौन? यहाँ पर यहाँ बचा कौन? बचते हैं हमारे सेठ गोविंद दास और चिरंजीत। तो हमारा चिरंजीत राइट हो गया। ठीक है, अगला हमारा है, अगले पर हम आ जाते हैं 28 के बाद 29 पर आ जाते हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक 1900 से लेकर के 1920 तक, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 1900 से लेकर के 1900 से लेकर के 1900 से लेकर के 1920 तक इसका संपादन किया था। कौन किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। ठीक है, 1920 से लेकर के 1920 तक सरस्वती पत्रिका के संपादक इसका किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी। कहाँ से प्रकाशित होती थी? यह काशी से प्रकाशित होती थी। कहाँ से प्रकाशित होती थी? काशी से प्रकाशित होती थी। तो हम चलते हैं अगले पेज पर। अगला हमारा क्या कहता है? 30 क्वेश्चन यहाँ आ गए। इनमें से कौन सी गद्य विधाएं विगत 15 से 20 वर्षों की देन है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, क्या बात है भाई, है एक बिल्कुल नया क्वेश्चन बना दिया है। इनमें से कौन सी गद्य विधाएं 15 से 20 वर्षों की हैं? तो उपन्यास तो भाई प्रेमचंद युगीन माना जाता है। जो उपन्यास है प्रेमचंद युगीन माना जाता है। नाटक भी उसी के समकालीन है। कहानी तो प्रेमचंद युगीन की कहानी भी है, तो कहानी उपन्यास नाटक ये सब प्रेमचंद युग से माने जाते हैं। अब प्रेमचंद का जन्म कब हुआ दोस्तों आपको पता ही है। तो हमारी जो रिपोर्टाज है, फीचर है, लेखन है, और ये सब हमारी क्या है, ये सब नई विधाएं हैं हमारी। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लघु कथा की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन लघु कथा की विशेषता है? तो लघु कथा की विशेषता की बात यहाँ कह रहा है, कहानी को लघु रूप में लिखना ही लघु कथा है। चलो भाई ये बात तो बिल्कुल क्या है, कौन सा कथन लघु कथा की विशेषता पूछ रहा है। और लघु आगे का लघु था उद्देश्यहीन होती है तो गलत है। बालकों द्वारा लिखी गई कहानी लघु कथा होती है, भी गलत है। लघु कथा का ताना बाना किसी एक मर्मांतक बिंदु पर केंद्रित होता है और यह आकार में लघु होता है, इसलिए डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला हमारा है, रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है? रस सामग्री, अरे जिससे रस की अनुभूति मिलती है, रसास्वादन मिलता है, रस का मिलता है, तो रस किससे मिलता है भाई? भाव, विभाव और संचारी भाव। भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। भाव जो हमारा अनुभाव, विभाव, अस्थायी भाव और संचारी भाव, इससे हमारा क्या बनता है? रस सामग्री बनती है। ठीक है, विभावानुभाव विचारी संयोग दस निष्पत्ति ये लिखा है भरत मुनि ने। और भरत मुनि ने जो भरत मुनि ने दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक चीज और बता दे रहे हैं। भरत मुनि ने भाव की संख्या 49 मानी है। कितना मानी है? 49 मानी है। जो भाव है वह 49 है। इसमें हो जाते हैं 35 तो हमारे हो गए संचारी भाव, 35 हो गए हमारे संचारी भाव, और 8 हो जाते हैं 35 हमारे संचारी भाव, 8 हमारे अस्थाई भाव, 35 40 एक 41, 41 और 7 हमारे हो जाते हैं जो हमारे वो हैं, जो हमारे अनुभाव हैं, जिसमें हमारे सात्विक आ जाते हैं, कम पा जाता है जो हमारे 7 अनुभाव हैं। तो मेरे 35 7 40, 35 7 40, 40 7 48, मतलब 8 वो भी हैं जो हमारे अनुभाव हैं। ठीक है, जो हमारे सात्विक अनुभाव हैं उनकी संख्या 8 है, और जो हमारे अस्थाई भाव हैं या भी 8 है, और 8 हमारे सात्विक अनुभाव हैं। तो
35, 7, 40, 41, 41, 7, 49। तो भाव की संख्या भरत मुनि ने 49 माना है। कितने माना है? 49। इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। विभावन भाव देवी 40 संयोगादृश निष्पत्ति भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या इन्होंने 8 माना है और भाव की संख्या कितना माना है? 49 माना है। जिसमें हमारे 35 संचारी भाव, 8 हमारे अस्थायी भाव और 8 हमारे इस साप्ताहिक अनुभाव है। तो टोटल मिला करके 49 माना है। वर्णिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं? वर्णिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं? तो गण जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं वर्णिक छंदों में। जो हमारा वो रगड़ है, झगड़ है, तगड़ है, मगड़ है, वही हमारे क्या है? ये वर्णिक छंद के गण है। क्या है? ये माता राजभान सलगा। मेरे दोस्तों ध्यान रखना, उसी से हमारा बनता है। यह माता राजभान सलगा से बनता है। यह माता राजभान राजभान सलगा, ठीक है, सलगा। इसी से हमारा क्या बनता है? गण सूत्र बनते हैं। और उनकी संख्या कितनी है? 8 है। तो प्यारे कंटेंट को पढ़ना पड़ेगा। जब तक कंटेंट नहीं पढ़ोगे, इस विकल्प पर टिक लगा के कब तक चलोगे, कब तक जीवन को जियोगे मेरे प्यारे? तो गण को ध्यान रखने के लिए ये माता राजभान सलगा को समझना पड़ेगा। जब ये माता राजभान सलगा को समझ लोगे तो गण तो अपने आप ही कर लोगे। गण की कोई मेरे प्यारे बात ही नहीं है। चलो चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। इसीलिए कहते हैं कंटेंट को पढ़ना। कंटेंट जब तक कंटेंट नहीं रहेगा तब तक कहानी। यहाँ आ जाते हैं। मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? मात्रिक छंदों में मात्रा अर्थात सम और अर्ध सम 2 प्रकार की होती है। सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद। तो इसमें हमारे जैसे दोहा मारा है, अर्ध सम मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद 2 प्रकार के होते हैं, हर्ष और दीर्घ, और या भी दोहा और सोठा, चौपाई वगैरह, रोला लाला कुंडलिया, छप्पे आदि। तो जो हमारे सम सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद। तो मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, ठीक है। लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा शब्द के जिस अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? लक्ष्यार्थ कहते हैं। क्योंकि लक्षणा शब्द शक्ति है, क्या पूछ रहा है? अगर लक्षणा शब्द शक्ति है किसी काव्य रचना में, अगर लक्षणा शब्द शक्ति है तो वहां पर किसका किस अर्थ का बोध होगा? लक्ष्यार्थ का होगा। व्यंग्यार्थ करें तो व्यंग्यार्थ का मतलब है व्यंग्य करना। इसे हमारे हरिशंकर प्रसाद ने लिखा है निंदा रस, तो व्यंग्यार्थ है। परार्थ कोई परार्थ का मतलब होता है पराया या दूसरा, इसे कोई मतलब ही नहीं है, तो कट गया। और अभिधान ये भी गलत हो गया। तो व्यंग्यार्थ थोड़ा व्यंग्यार्थ मैच कर रहा है, लेकिन लक्ष्यार्थ भी आपको करना है। इस प्रकार से दोस्तों इसको आपको सॉल्व करना ही होगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं। काव्य शास्त्र के संदर्भ में नवरस से क्या अभिप्राय है? नवरस का मतलब होता है रसों की संख्या। रसों की संख्या 8 रस तो हमारे भरत मुनि ने माने हैं। हिंदी साहित्य में 8 रसों का वर्णन भरत मुनि ने किया है। 9 रस मानने वाले भी हमारे आचार्य हैं, उन्होंने 9 रस, कुछ आचार्यों ने हमारे संस्कृत में 9 रस माना है और कुछ आचार्यों ने हमारे हिंदी में 11 रस माने हैं। उसमें भक्ति और वात्सल्य को भी जोड़ दिया गया है। किसको जोड़ दिया गया है? भक्ति और वात्सल्य को मिलाकर के 11 रस बता दिए गए हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के मूल रूप से जो रसों की संख्या वो भरत मुनि के अनुसार 8 ही है। और 8 के बाद इसमें एक और जुड़ता है, एक भक्ति रस, वात्सल्य रस, और एक रस का क्या नाम है? एक रस दोस्तों कोई और है, तो वो भी नया ही है, वैसे ही लग रहा था। चलो ठीक है, जिनको याद आएगा भी बीच में याद आएगा तो आपको हम बताएं देंगे, रिपीट करा देंगे, ठीक है। इस विकल्प में अस्थाई भाव दिए गए हैं। अस्थाई भाव, अब देखिए यहाँ पर अस्थाई भाव को देखिए। अगर यहाँ पर तो दिया गया है, देखो रति किसका है? रति ये मतलब हास्य रस का स्थायी भाव, ठीक है। हास्य रस का स्थायी भाव प्रेम हो गया, रति हो गया। ये करुण रस का स्थायी भाव है, ये वीर रस का स्थायी भाव है, और यह भाई विभक्त रस का स्थायी भाव है। जैसा हमारे क्या है, ये रस के स्थायी भाव है। और यहाँ पर देखो दिया भी गया है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह हो गया, और हास्य रस का स्थायी भाव श्रृंगार रस का स्थायी भाव सोरस। दोस्तों सारी गलत हो गया था। ये रति जो है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। शोक, ठीक है, शोक भी है। और इसके बाद यह रस है शोक। शोक जो है करुण रस का स्थायी भाव है। और उत्साह जो है, वो जो उत्साह है वह किसका है? उत्साह जो है वह वीर रस का स्थायी भाव है। और जो
शांत रस है और निर्वेद का स्थायी भाव है। ठीक है, इस प्रकार से क्या हमारे अस्थायी भाव की संख्या दी गई है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। ठीक है, पूछ रहा है अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, यहाँ निगेटिव में पूछा है, पहले पूछा है नहीं है। अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, अलंकारों से काव्य में रोचकता और प्रभाविता आती है, प्रभाविकता आती है, ये भी सही है। अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न नहीं करते, काव्य सौंदर्य होता है, काव्य सौंदर्य का मतलब होता है जिस काव्य में रस, छंद, अलंकार, भाषा शैली, तत्सम तद्भव आदि अच्छे अच्छे भाव सब चीजें मिले हों, उससे काव्य सौंदर्य बनता है। ठीक है, अलंकार काव्य सौंदर्य नहीं उत्पन्न करते हैं, काव्य सौंदर्य उत्पन्न होता है रस, छंद, अलंकार और भाषा शैली से काव्य सौंदर्य उत्पन्न होता है, न कि अलंकार से काव्य सौंदर्य उत्पन्न होता है। दोस्तों इस प्रकार से आपको समझना है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, पहले पर चलते हैं। इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण न हो उसे छांटिए। अनुप्रास लक्षण की जो विशेषता है, शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति, ये तो बिल्कुल भाई क्या है, ये तो बिल्कुल हमें नहीं लग रहा है। ठीक है, इनमें से अनुप्रास अलंकार का लक्षण ना हो, तो ना की बात पूछ रहा है, तो पंक्ति की संपूर्णतः आवृत्ति, यह चीज गलत है। ठीक है, यह चीज गलत है। क्या है, पंक्ति की संपूर्णतः आवृत्ति, पंक्ति का मतलब होता है एक लाइन की आवृत्ति तो होती नहीं है अनुप्रास अलंकार में। शब्द के प्रारंभ में अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति, चलो ये तो संभव है। एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति, ये भी सही है। एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति, ये भी सही है। लेकिन पंक्ति की संपूर्णतः आवृत्ति अनुप्रास अलंकार में नहीं होती है। पंक्ति की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार में नहीं होती है। अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से क्या अभिप्राय है। अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण, मानवीकरण का मतलब होता है दोस्तों, मानवीकरण से क्या अभिप्राय है, जीवात्मा का मानव बन जाना। कहाँ जीवात्मा मानव बन पाती है, तो राम है। मनुष्य द्वारा करने योग्य, ये भी गलत है। वशीकरण द्वारा अन्य जीवों को मानव बना देना, ये भी गलत है। वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानवीय गुण कार्य का आरोप किया जाए, वह अलंकार जिसमें भावनाओं मानव गुण व कार्य का आरोप किया जाए, वही क्या है, मानवीकरण है। वही क्या है, मानवीकरण है। अगला हमारा चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार भेद नहीं है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। तो दोस्तों ये तो हमारे तीनों क्या हो गए, ये अलंकार के भेद हो गए, ये अलंकार के भेद हो गए। ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और तीसरा हो गया। तो इसके हमारे अलंकार कितने भेद हो गए, तीन भेद हो गए। ठीक है, मूल रूप से तो अलंकार के दो ही भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन हमारे काव्य शास्त्रियों ने अब उभयालंकार का भी नाम दे दिया है। तो अगर ऑप्शन में दो होता है तो दो पे आपको टिक करना है। अगर ऑप्शन में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार या अलंकार के कितने भेद हैं, दो है और तीन है, तो तीन पे आपको टिक करना है, फिर दो पे नहीं करना है। अगर तीन नहीं रहेगा तो फिर आपको दो पर टिक करना है। केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है। बहुत बेहतरीन प्रश्न पूछा है, केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है। तो दोहा मात्रिक छंद होता है, द्रुत, विलंबित, सवैया। और यहाँ भाई और विकल्प देख लेते हैं, तब इसको हम क्लियर करते हैं। केवल मात्रिक छंद पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, केवल मात्रिक छंद पूछ रहा है। कितना बेहतरीन प्रश्न बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों, यहाँ जो है दोहा, चौपाई और रोला, यह मात्रिक छंद है। ठीक है, दोहा, चौपाई और रोला यहाँ पूछा है। यहाँ तो दोहा दिया है लेकिन चौपाई नहीं दिया है, रोला नहीं दिया है, दोहा तो यहाँ दे दिया है। पूछ रहा है केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है। तो केवल मात्रिक छंद दोहा तो हमारा है भाई। ठीक है, मात्रिक छंद
लेकिन द्रुत विलंबित और सवैया या नहीं है। दोहा, चौपाई और रोला यह हमारे मात्रिक छंद की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, यहाँ इसको ध्यान रखना। बहुत ये सब मेरे प्यारे, ये सारे प्रश्न कंटेंट से बने हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं बने हैं। इसीलिए मेरे प्यारे, जो भी हमारे भाई बहन हमारे चैनल को देख रहे हैं, चाहे वह टीजीटी की तैयारी हो, पीजीटी की हो, केबीएस की हो, नेट की हो, जीआरएफ की हो, बहुत धैर्य के साथ पढ़ाई होती है और बहुत कंटेंट के साथ पढ़ाई होती है। यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रश्न से काम चलने वाला नहीं है। तो ये क्या हमारा है, चौपाई, दोहा और रोला, यह हमारा क्या है, मात्रिक छंद है। यह हमारा क्या है, ये मात्रिक छंद है। ठीक है, ये हमारा क्या है, मात्रिक छंद है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है भाई, काव्य गुणों के संदर्भ में, काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है, काव्य गुण के संबंध में जो कथन सही नहीं है, गुण काव्य के आंतरिक सौंदर्य है, अलंकार बाह्य शोभा मात्र। ठीक है, तो जो कथन सही नहीं है, तो यह तो सही है, गुण क्या है, आंतरिक सौंदर्य है। काव्य क्या, काव्य का जो गुण होता है वो आंतरिक सौंदर्य, और अलंकार, अलंकार क्या है, जिस प्रकार से महिलाएं आभूषणों को धारण करती हैं, उनके शरीर की शोभा बढ़ती है, उसे अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ती है। तो गुण रस के उत्कर्ष और काव्य के शोभा कारक तत्व हैं। बात यहाँ पर जायज बैठती है, अर्थात सही बैठती है। गुण क्या है, जो काव्य के गुण हैं, गुण रस के उत्कर्ष और काव्य के शोभा कारक तत्व हैं, बिल्कुल जायज बात है। माधुर्य, प्रसाद, ओज सर्वमान्य काव्य गुण है। यह भी चीजें मेरे दोस्तों सही है, अर्थात ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता, यही तो गलत है। काव्य शास्त्र में काव्य गुण, काव्य के गुण, काव्य के दोष, यहाँ तो विवेचन मिलता ही है। यही क्या है दोस्तों, गलत है, यही क्या है, रॉन्ग है। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है भाई, मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी, है? कौन सी थी भाई, मुस्लिम शासकों के समय में, आज की बात नहीं है। ये मुस्लिम शासक का मतलब हो गया लगभग 1500 ईस्वी के आसपास, या 1500 से 1600 ईस्वी के आसपास की बात है। ये आज की बात नहीं है। ये 1500 से लेकर के, ये 1500 से लेकर के 1600 ईस्वी के आसपास की बात है। उस समय भाषा अरबी और फारसी थी, संस्कृत तो थी, लेकिन मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा की बात कह रहा है, क्योंकि उस समय न्यायालयों में संस्कृत, संस्कृत भाषा तो थी, क्योंकि हमारी ये वैदिक काल से संस्कृत है। संस्कृति क्या है, सभी भाषाओं की जननी है। लेकिन न्यायालयों की बात यहाँ पूछ लिया है, न्यायालयों की भाषा कौन सी थी, तो न्यायालयों की भाषा जो थी वह अरबी और फारसी थी। ठीक है, अरबी और फारसी थी। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन पर हम आते हैं, यहाँ आ जाते हैं। यहाँ हमारा क्या पूछ रहा है, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं, तो हिंदी भाषा में हमारे 11 स्वर हैं। छोटा आ हो गया, छोटा छोटा आ हो गया है, जो हमारे, ये हमारे क्या हो गए, छोटा आ, छोटा ऊ है, ये हमारे क्या हो गए, छोटा आ, छोटा ऊ, छोटी ई और आ ई उ और ए, ये हमारे क्या है, ये हमारे ह्रस्व स्वर हैं। बाकी हमारे क्या हो गए, वो दीर्घ स्वर हो, दीर्घ स्वर हो जाते हैं, अर्थात 7 हमारे दीर्घ स्वर हो जाते हैं, 4 हमारे जो हो जाते हैं वो लघु स्वर हो जाते हैं। तो वही टोटल संख्या मिला के हो गई है, टोटल संख्या मिला के हो गई है 11, अर्थात ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या है, लघु है। ठीक है, और ये हमारे क्या है, लघु स्वर है। बाकी हमारे हो जाते हैं दीर्घ स्वर हो जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं, तो व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भैया अक्षर। कैसे कहते हैं, आओ देखते हैं भाई। व्यंजन और, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को, मान लीजिए, मान लीजिए हमने कहा यहाँ पर का, ठीक है, हमने यहाँ कहा का, तो का में मेरे प्यारे यहाँ हलंत लगेगा, तो यहाँ आ छिपा है ना, क्या छिपा है, आ छिपा है। या हमने बोला खा, बोला खा बोला, तो खा में भी क्या छिपा है, आ छिपा है। तो वही तो पूछ रहा है, ये तो हमारा हो गया व्यंजन, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो यही तो हमारा बनेगा, क्या बनेगा,
का धन आ, का धन आ, तो का में हमारा आ छिपा है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा व्यंजन हो गया और ये हमारा स्वर हो गया। तो स्वर और व्यंजन का जो संयुक्त रूप है वो क्या है, अक्षर है, क्योंकि का भी एक अक्षर है और आ भी एक अक्षर है। ठीक है, यह शब्द नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा डीपली प्रश्न है। और आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। दोस्तों किससे हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हमारी क्या है, संस्कृत है, सबसे पहले हमारी क्या है, संस्कृत है। और संस्कृत के बाद फिर हमारी क्या आती है, वो आती है, संस्कृत के बाद हमारी आती है पाली, पाली भाषा आती है। और पाली के बाद आती है हमारी प्राकृत आती है, प्राकृत। और प्राकृत के बाद हमारी आती है, प्राकृत के बाद हमारी आती है अपभ्रंश। क्या आती है, अप प्राकृत के बाद संस्कृत, पाल, प्राकृत, फिर अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश आ जाएगी। और अपभ्रंश के बाद फिर हमारी आ जाएगी अवहट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, अवहट आ जाएगी। और अवहट के बाद फिर हमारी क्या आ जाएगी, हिंदी आ जाएगी। तो एक क्रम है, 1 2 3 4 5 6, छठवें नंबर पर हमारी हिंदी आगे बनी। पहले संस्कृत, पाल, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। अपभ्रंश क्या है, कि बिगड़ा हुआ रूप है। ठीक है, अगर हम वर्ष देखते हैं तो वर्ष में भी, चलो ठीक है, वर्ष का भी करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। आते हैं अगले, निम्नलिखित में से कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है, बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भाषा वैज्ञानिक पूछा है, तो भाषा वैज्ञानिक हमारे कौन कौन है भाई, सुनील कुमार चटर्जी हैं, धीरेन्द्र वर्मा हैं, भोलानाथ तिवारी हैं, जो भाषा विज्ञान की किताब हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो वही हमारे, जो हम भाषा विज्ञान की किताब पढ़ते हैं वही तो है हमारे। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद हमारे क्या है, कहानीकार है, नाटककार है, निबंधकार है। जयशंकर प्रसाद हमारे क्या है, भाषा वैज्ञानिक नहीं है। ये भोलानाथ तिवारी है, धीरेन्द्र वर्मा और सुनील कुमार चटर्जी। भाषा की लघुतम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को क्या कहते हैं, भाषा की लघुतम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई, यहाँ बात आ गई है सार्थक की। तो सार्थक का मतलब हो गया, सार्थक का मतलब हो गया शब्द। ठीक है, शब्द का जैसे मान लीजिए दोस्तों, हमने यहाँ लिखा, क्या लिखा, का धन मा धन ला, तो ये हमारा क्या हो गया, कमल हो गया। जब इसको हम मिलाएंगे तो कमल हो जाएगा, तो ये हमारा जाके बना शब्द। ठीक है, ये तो हमारे अलग अलग वर्ण है। यहाँ पूछ रहा है भाषा की लघुत्तम, तो ये तो हमारी लघुत्तम इकाई है ना, ये जो का है, माँ है, ला है, क्योंकि ये सब व्यंजन वर्ण है और ये भाषा की लघुत्तम इकाई है। का है, माँ है और ला है, ये सब भाषा की क्या है, ये लघुत्तम इकाई है। ये सब हमारे क्या है, ये व्यंजन वर्ण है। लेकिन यही सब व्यंजन, यही व्यंजन वर्ण मिल करके इसका निर्माण करते हैं, शब्द का निर्माण करते हैं। तो जाके हमारा क्या बनता है, कमल बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं। तो हिंदी में जो अधिकांश शब्द आए हैं वह संस्कृत भाषा से आए हैं। किस भाषा से आए हैं, संस्कृत भाषा से आए हैं। चाहे वह जितने भी हिंदी भाषा में, चाहे हमारे तद्भव हो, तत्सम हो, जो भी आए हैं वह सब हमारे किस भाषा से आए हैं, संस्कृत भाषा से। खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, खड़ी बोली और, खड़ी बोली और ब्रज भाषा। तो खड़ी बोली और ब्रज भाषा, ये जो हमारा सौरसेनी अपभ्रंश है, जिसको हम पश्चिमी हिंदी, क्योंकि सौरसेनी जो हमारा अपभ्रंश है, सौरसेनी अपभ्रंश में हमारी पश्चिमी हिंदी आती है और अर्ध मागधी में हमारी पूर्वी हिंदी आती है और मागधी में हमारी जो है पहाड़ी हिंदी आती है और राजस्थानी। इस प्रकार से दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस प्रकार से इन चीजों को ध्यान में रखना है। खड़ी बोली व ब्रज भाषा किसमें आती है, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी का अपभ्रंश सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी का अब, पूर्वी हिंदी का जन्म अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पहाड़ी हिंदी का जन्म मागधी अपभ्रंश से हुआ है और अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इस प्रकार से इसको जानना है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे, निम्नलिखित में से किसे
हिंदी की शैली नहीं मानेंगे। ये मसनवी है। ये मसनवी क्या है? ये सूफी काव्य धारा की है। ये क्या है? सूफी काव्य धारा से जुड़ा है। ये किससे जुड़ा है? सूफी काव्य धारा। किससे जुड़ा है? सूफी काव्य धारा से जुड़ा है। बाकी संस्कृत मिश्र हिंदी, ये हिंदी की शैली है, हिंदुस्तानी भी है और दखनी भी है। ठीक है, दखनी भी है। और जो लेकिन जो मसनवी है, इसको हिंदी की शैली नहीं मानेंगे। यह फारसी भाषा की शैली है। जो मसनवी शैली है दोस्तों, ये फारसी भाषा की शैली है, हिंदी भाषा की शैली नहीं है। हिंदी भाषा की शैली हमारी संस्कृत में खड़ी बोली हो गई, दक्षिणी हो गई, हिंदुस्तानी हो गई। ये जो मसनवी शैली है, ये फारसी भाषा की क्या है? के अंतर्गत आती है। ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ध्यान दीजिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको क्या कहा? पुरानी हिंदी कहा था। ठीक है, क्या कहा था? पुरानी हिंदी कहा था। ठीक है। और उसके बाद जो हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, या इसको पुरानी हिंदी ये लोग नहीं मानते हैं, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को, अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप। क्या? बिगड़ा, बिगड़ा हुआ, बिगड़ा हुआ रूप, यही हमारा क्या है? अपभ्रंश है। क्या है दोस्तों? यही हमारा क्या है? अपभ्रंश है। ठीक है, याद करना, यही हमारा क्या है? अपभ्रंश है। अर्थात जो हमारा बिगड़ा हुआ रूप है, यही क्या है? अपभ्रंश है। आगे हम चलते हैं। वह विकल्प छांटिए, वह विकल्प छांटिए जिसमें खड़ी बोली के महाकाव्यों का नाम हो। खड़ी बोली के महाकाव्य, तो खड़ी बोली का जो महाकाव्य है, पहले तो हमारा प्रिय प्रवास आ जाता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का। देखते हैं कहाँ भैया हमारा प्रिय प्रवास है। ये देखो प्यारे, यही मिल गया। ये तो पहले से हमको याद था। ये किसका है? ये है हरियोध का। ये हरियोध का है। ठीक है, ये किसका है? ये हरियोध का है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। ठीक है, ये खड़ी बोली का पहला, ये पहला क्या माना गया है? महाकाव्य माना गया है। इसके बाद कामायनी किसका है? अब इसमें हरियोध का जो प्रिय प्रवास है दोस्तों, इसमें 12 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? नोट करना, 12 सर्ग हैं। कामायनी किसका है? कामायनी है प्रसाद का। कामायनी किसका है? प्रसाद का। इसमें कामायनी में 15 सर्ग है। पहला सर्ग क्या है? चिंता है। और अंतिम सर्ग क्या है? आनंद की प्राप्ति है। साकेत है। साकेत में, साकेत में कितने सर्ग हैं? साकेत में 17 सर्ग हैं। प्रिय प्रवास में, प्रिय प्रवास में, एक मिनट दोस्तों थोड़ा सा देखते हैं। साकेत में सर्ग की संख्या, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा त्रुटि हो गई थी, सॉरी। हम प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं और साकेत में 12 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग। थोड़ा सा हमने उल्टा हो गया था दोस्तों, याद हमको था, लेकिन ये उलट गया था तो हमको डाउट हो गया। इसमें प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं, कामायनी में 15 सर्ग हैं, साकेत में 12 सर्ग हैं, और जो हरियोध का प्रिय प्रवास है, यहाँ 17 सर्ग हैं। थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए थे, तो हमने कहा हम क्लियर कर लें। इस प्रकार से दोस्तों क्लियर हो गया। हम कंफ्यूज हो रहे थे। इस साकेत में, साकेत में 12 सर्ग हैं, प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं, कामायनी में 15 सर्ग हैं। तो सर्ग को भी याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? तो व्यंजनों की संख्या दोस्तों आप जान ही रहे हो, हिंदी भाषा में उसको ज्यादा बताना ही नहीं है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? क्या भी आप जान रहे हो? अवधी भाषा में लिखा गया है। दिल्ली और मेरठ के आसपास बोली जाने वाली भाषा खड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है, दिल्ली, मेरठ, आगरा, दिल्ली, मेरठ, आगरा, आगरा का भी ध्यान रखना। यहाँ पर दिया गया है खड़ी बोली का दूसरा नाम करवी है, और करवी का नाम दिया था राहुल सांकृत्यायन ने। नोट करना दोस्तों, खड़ी बोली का जो नाम करवी है, कौरवी नाम दिया था राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है,
हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ये तो जान ही रहे हो दोस्तों, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, यहाँ बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आते हैं कुछ और अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं यारे। बिल्कुल आप अगर वीडियो पर बने रहते हैं तो मैं एक एक चीज आपको रिफाइन करता चल रहा हूँ। जो भी डाउट होगा प्यारे ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। विद्यापति के किस विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? तो विद्यापति के जो पद हैं वह मैथिली भाषा में है, और विद्यापति जो है वो आदिकालीन कवि माने जाते हैं। इनका जो है मैथिली भाषा में कीर्तिलता है, पदावली है, कीर्तिलता है और पदावली क्या है मैथिली भाषा में है। ठीक है, विद्यापति बिहार के बीबीसी नाव के रहने वाले थे। पदावली कीर्तिलता और कीर्ति पताका, पदावली कीर्तिलता और कीर्ति पताका क्या है इनकी मैथिली भाषा में है। आते हैं प्यारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अनावश्यक अथवा अनुचित शब्द वाला शब्द छांटिए। ठीक है, यहाँ कह रहा है यह प्रसंग सुख नामक शीर्षक के अंतर्गत मिलेगा। ठीक है, ये पहला जो है रॉन्ग हो गया। ठीक है, यहाँ क्या पूछ रहा है? दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है दोस्तों। तो जो शुद्ध शब्दनी है, जो शुद्ध वर्तनी है संशय की है, तो आप देख ही रहे हैं यहाँ भी क्या है, शुद्ध वर्तनी छांटना है। दृश्य या भी दृश्य आपको दिख ही रहा है, या क्या है हमारा दृश्य शुद्ध है। यहाँ औद्योगिक होगा, औद्योगिक, तो भी हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गणतंत्र है, विलोम यहाँ पर लिखना है, उपयुक्त विलोम शब्द का लिखना है। गणतंत्र का क्या हो जाएगा भाई? राजतंत्र। गणतंत्र का क्या हो जाएगा? राजतंत्र। यहाँ पर ध्यान देना, गणतंत्र का हो जाएगा राजतंत्र। गण माने होता है कि प्रजातंत्र, इसको हम प्रजातंत्र कहते हैं दोस्तों। इसका दूसरा नाम है प्रजातंत्र। प्रजा, तो जहां प्रजा होगी, प्रजा का उल्टा राजा ही तो होगा, क्योंकि तो प्रजा की देखरेख राजा ही तो करता है। तो गणतंत्र का जो दूसरा नाम है प्रजातंत्र है, और प्रजा का मतलब हो गई जनता। तो जनता की देखरेख कौन करता है? राजा करता है। तो गणतंत्र का उल्टा हमारा हो गया राजतंत्र। गणतंत्र का उल्टा हो गया राजतंत्र। ऐसे दोस्तों चीजों को समझना है, रटना नहीं है, बिल्कुल मत रटना। रटने से कोई चीजें क्लियर नहीं होती हैं। गुण, गुण क्या है? गुण का जो हमारा विलोम है, चलो भाई अवगुण है, गुण का मतलब गुण, आ लग गया, आ का मतलब अभाव हो गया, अव क्या है हमारा उपसर्ग है। इस प्रकार से अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं दोस्तों। जिसके समान दूसरा न हो अद्वितीय, जिसके समान दूसरा न हो अद्वितीय, जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, जो उपकार को न मानता हो, जो उपकार को न मानता हो, कृतघ्न है, जो मतलब जो कृतज्ञ होता है वो उपकार को नहीं मानता है। किसी के साथ अगर उपकार कर दो, किसी की भलाई कर दो, जो कहते नहीं मैं तो बहुत स्वार्थी है, अपने स्वार्थ के लिए नंगा हो जाता है, बाकी अपना काम निकल गया, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। वही कहावत है मेरे प्यारे। एक शब्द पर्यायवाची समानार्थी नहीं, उसे छांटिए। तो समानार्थी भैया कौन नहीं है इसमें से? देखना है, देखना है। जैसे खडक है, खडक माने होता है तलवार, अश्व माने भी तलवार होता है, कुठार माने भी तलवार होता है। तो जो ये करगल है, ये कारगिल से जुड़ा है, जैसे कारगिल का युद्ध हुआ था। तो ये क्या है? इसमें से मैच नहीं कर रहा है दोस्तों। ये हमारा क्या है? ये गंगा है। तो गंगा का क्या है? पर्यायवाची शब्द ना, तो गंगा का भागीरथी होता ही है, सुरसरी भी होता है, मंदाकिनी भी होता, अवतरणी नहीं होता। अवतरणी क्या किसका पर्यायवाची? गंगा का पर्यायवाची शब्द है ही नहीं। आ जाते हैं भाई 75 पर। बस दोस्तों पहुंच गए हैं, 75 हो ही गया है, 50 प्रश्न और बचे हैं। इंद्र, इंद्र का जो पर्यायवाची यहाँ पूछ रहा है, इंद्र का हो जाएगा भाई भूपेंद्र। सुरपति होगा नहीं क्योंकि देवताओं के पति हैं। पर्वतारी नहीं होगा, सख्त नहीं होगा। और आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, क्या कहता है अगला क्वेश्चन? मुहावरों का सही अर्थ बताइए। यहाँ पूछ रहा है मुहावरों का सही अर्थ। पूछ रहा है मुहावरों का सही अर्थ बताइए। कान पकड़ना, कान पकड़ने का मतलब है प्रतिज्ञा करना। कान पकड़ रहा हूं मैं, अब ऐसे काम नहीं करूंगा।
पहले के जब गुरु जी पहले पढ़ाते थे तो कान पकड़ाते थे, कान पकड़ो कल पाठ को याद करके आएंगे। तो कान पकड़ने का मतलब है प्रतिज्ञा करना। कान पकड़ने का मतलब है जैसे अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं जयद्रथ को सूर्य उदय के पहले नहीं मार दूंगा तब तक मैं अब शांति नहीं लूंगा। तो अर्जुन ने भी प्रतिज्ञा की थी। तो जब लड़ते लड़ते दोस्तों शाम होने को आ गई, वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, तो भगवान कृष्ण ने छल किया, अपने चक्र सुदर्शन से सूर्य भगवान को ढक लिया। और जब ढक लिया तो फिर कौरवों में भैया खुशी का माहौल दौड़ गया कि भाई अब तो सूर्य अस्त हो गया, अब तो अपना क्या है चिता लेंगे। अर्जुन अर्जुन संकल्प लिए थे ना कि अगर मैं सूर्योदय के पहले जयद्रथ का वध नहीं करते तो मैं चिता ले लूंगा, सामान ले लूंगा। अब भैया चिता सज गई, और वहां इधर अर्जुन उधर जयद्रथ, और उधर भगवान ने अपने चक्र को हटा लिया। बोले अर्जुन अभी क्या देखते हो, देखो भी भगवान तो है। बस फिर क्या था, मारा उठा के संधान, हाँ खत्म हो गए। नाक रगड़ना, नाक रगड़ना का मतलब होता है माफी मांगना, ठीक है। सिर मढ़ना, सिर मढ़ने का मतलब है जबरदस्ती आरोप है, सिर हमारे मुड़े पर मढ़ रहा है। बात बनाना, बात बनाना का मतलब होता है, बात बनाने का मतलब होता है बहुत बहाना करता है, बहाना। और आंखें भराना, आंखें भराने का मतलब है भाव विभोर हो जाना। क्या हो जाना, भाव विभोर हो जाना। अब आते हैं दोस्तों, यहाँ पर आते हैं, एक क्वेश्चन हमारा क्या कहता है भाई, इधर रंग उड़ना। अरे रंग उड़ने का मतलब है घबरा जाना। कहते हैं जैसे तुम्हारे शरीर का तुम्हारा चेहरा उतर गया है, तुम्हारा चेहरा उतर गया, क्यों इतने दुबले पतले हो गए हो। वही यहाँ कह रहा रंग उड़ना। रंग उड़ने का मतलब है चेहरा उतर जाना। रंग उड़ने का मतलब है रंग उड़ने का मतलब है घबरा जाना। कहता भैया तुम्हारा चेहरा उड़ गया, इसको देखते ही तुम्हारा चेहरा उड़ गया, ठीक है। अगला है विपत्ति मोल लेना। विपत्ति मोल का मतलब हो गया जानबूझकर संकट में पड़ना, जानबूझकर संकट में पड़ना, ठीक है। आगे चलते हैं, करें आगे कुआं पीछे खाई। आगे कुआं पीछे खाई, दोनों ओर विपत्ति। आगे जाओ तो कुआं है, पीछे जाओ तो क्या है, खाई है। इसका मतलब हो गया कि दोनों ओर विपत्ति का होना, दोनों ओर विपत्ति का होना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग छांटिए। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग सामग्री हो जाएगा, बहुत बढ़िया है। सामग्री, सामग्री, सम्राटी नहीं होगा, सम्राट नहीं होगा, स्त्री सम्राट नहीं, सामग्री हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया सम्राग्री, सामग्री। दिए गए विकल्प में से ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द, ज्ञानवती, ज्ञानवती का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, ज्ञानवान। पुल्लिंग स्त्रीलिंग ज्ञानवान हो जाएगा, ज्ञानवान हो जाएगा। ज्ञानवती ये स्त्रीलिंग है और इसका पुल्लिंग ज्ञानवान हो जाएगा। ये यहाँ पर क्या पूछ रहा है, युवा शब्द का लिंग परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को छांटिए। तो युवा शब्द को जब हम परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा, युवती हो जाएगा। लिंग, क्योंकि यहाँ युवा शब्द का लिंग परिवर्तन, जब युवा इसका हम लिंग परिवर्तन करेंगे अर्थात मेल से फीमेल करेंगे तो युवती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, युवती हो जाएगा। निष्काम शब्दों में संधि विच्छेद करना है, निष्काम, यहाँ पर जो हमारा है निह धन काम हो जाएगा, निष्काम, यहाँ विसर्ग संधि है, ठीक है। कौन सी संधि, विसर्ग संधि, निह धन काम, निष्काम हो गया, ठीक है। अगला है वीरोचित। वीर धन, बी धन क्या हो जाएगा भाई, वीरोचित शब्द का संधि विच्छेद, वीर धन उचित, वीर धन उचित, वीर धन उचित, आ धन उ, ये गुण संधि हो गई, अर्थात इसमें हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। वीर, यहाँ पर छोटा आ रहा है और धन उ, आ धन उ बराबर आई बनता है, आ धन उ बराबर आई बनता है। आई का मतलब है गुण संधि, ए ओ, ए आई ओ औ, ए आई, ए आई ओ, ओ औ, ये फार्मूला है गुण संधि का, ए आई ओ औ, ये गुण संधि का सूत्र है। अगला है मंदोन्मत। मंदोन्मत, मंदोन्मत क्या हो जाएगा, मद धन उन्मत,
मद धन उन्मत्त हो जाएगा। ठीक है, यहां आते हैं अब हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? हिंदी की जो वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली है वह है अंग्रेजी भाषा। कौन सी भाषा है? अंग्रेजी भाषा, ध्यान रखना भाई। हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? संस्कृत का नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली, यहाँ तकनीकी की बात है। किसकी बात है? तकनीकी की बात है। तकनीकी में आ जाएगा हमारा अंग्रेजी। हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः अंग्रेजी भाषा की शब्दावली का अनुवाद है। ठीक है, कार्यालय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? कार्यालय अभिधनात्मक अभिधात्मक हो जाएगी। कार्यालय हिंदी की भाषा अभिधात्मक 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 होनी चाहिए। ठीक है, ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं? ज्ञान विज्ञान, ठीक है, क्या है? ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं? विशेष शब्दावली को कहते हैं पारिभाषिक शब्दावली। क्या कहते हैं? पारिभाषिक शब्दावली। ठीक है, पारिभाषिक साहित्यिक शब्दावली नहीं कहेंगे। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। सामान्य शब्दावली, बोलचाल की शब्दावली, साहित्यिक शब्दावली, यह सब नहीं कहेंगे। विज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को, जैसे विज्ञान के संदर्भ में कोशिका का विशेष अर्थ है, उससे एक ही अर्थ लिया जाता है। ऐसे ही आयकर है, राज्यपाल हो गया, संसद हो गया, ये सब शब्द क्या है? ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली के अंतर्गत आते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है? पारिभाषिक शब्दावली ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए। ठीक है, आते हैं यहाँ पर। पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? भाषा वैज्ञानिक। जो हमारे भाषा वैज्ञानिक होते हैं, जो हमारे भाषा, जैसे हमारे सुनील कुमार चटर्जी जी हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, भोलानाथ तिवारी हैं, हरदेव वाहिरी हैं, ये हमारे जो पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? तो हमारे भाषा वैज्ञानिक करते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य वस्तुनिष्ठ शैली से है, अर्थात बहुविकल्पी प्रश्नों से है। इसका मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगला हमारा है, निम्नलिखित में से जो कथन उचित है उसे छांटिए। जो कथन सही है उसी को छांटना है। तो एक भाषा में प्रकट किए गए, यहाँ देखना है, एक भाषा में प्रकट किए गए भाव व विचारों को दूसरी भाषा में प्रकट करना अनुवाद कहलाता है, अनुवाद नहीं है। एक जब हम अपने विचार को किसी के समक्ष प्रेषित करते हैं तो वह भाव संप्रेषण है, वह विचारों का आदान प्रदान है, न कि अनुवाद है। विचारों का आदान प्रदान है, अनुवाद नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दोस्तों ने चीजों को समझना है, क्योंकि भाव और विचारों को हम एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, कुछ बोलते हैं, उससे कुछ लेते भी हैं। यहाँ अनुवाद की बात नहीं आएगी, इसलिए यह हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अनुवादक के लिए केवल किसी एक भाषा का ज्ञान पर्याप्त है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। अनुवादक के लिए कई भाषाओं का ज्ञान करना पड़ता है, अंग्रेजी का भी, हिंदी का भी, उर्दू का भी, फारसी। अब तो फारसी अरबी चालू मान लीजिए अपने यहाँ नहीं प्रयोग होता है, लेकिन कम से कम संस्कृत का और हिंदी का और अंग्रेजी का तो कम से कम ज्ञान होना चाहिए। इसलिए हमारा यह भी विकल्प गलत हो जाएगा। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा, और ठीक है, जिस भाषा से ये अनुवादक के लिए केवल किसी एक भाषा का ज्ञान पर्याप्त है। हाँ ठीक है, आपका राइट है, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। केवल किसी एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए, बस। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है? ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज कह रहा है।
तो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या भैया, राजभाषा है। जैसे हमारी क्या है, हिंदी क्या है, हमारी राजभाषा है। राजभाषा का मतलब होता है कुछ प्रदेशों की यह राजभाषा है। जैसे हमारा बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, और गुजरात हो गया, और यह उत्तराखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। तो कुल मिलाकर के 9 प्रदेशों की हमारी हिंदी राजभाषा। कितने, 9 प्रदेशों में, सिर्फ 9 प्रदेशों की हिंदी हमारी राजभाषा है। तो इसी को कहा गया है ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, राजभाषा है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है ऑफिशियल लैंग्वेज। यहाँ पर पूछ लिया है, थोड़ा सा घुमा दिया है बच्चों को। आ गया है एडिटर। एडिटर कौन है, संपादक। एडिटर पूछ रहा है यहाँ, क्या पूछ रहा है, एडिटर। ठीक है, क्या पूछ रहा है, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग माने होता है प्रशिक्षण। बहुत बढ़िया पढ़, ट्रेनिंग प्रशिक्षण पूछा है। और यहाँ क्या पूछ रहा है, रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का मतलब होता है आरक्षण। रिजर्वेशन पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ क्या पूछ रहा है, अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट का मतलब नियुक्ति। हाँ, ये क्या पूछ रहा है, रिजागेशन। रिजागेशन माने होता है पंजीकरण। है, पंजीकरण पूछ रहा है। और यहाँ क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। संचार माध्यमों में अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है। या तो भाई बिल्कुल सही है, विदेशों के कार्यक्रम भी भारतीय भाषाओं में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। विदेशों के कार्यक्रम भी भारतीय भाषाओं में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल किए जा रहे हैं, जिनमें पात्र और दृश्य विदेशी हैं, केवल भाषा भारतीय है। बिल्कुल सही है, ये राइट है। विदेशों में भी भारतीय कार्यक्रमों को भारतीय पात्र और कथानकों के साथ वहां की भाषा में प्रसारित किया जाता है। ये भी सही है। संचार माध्यमों में एक ही भाषा का प्रयोग होना चाहिए, ऐसा नहीं है। संचार माध्यमों में अंग्रेजी का भी प्रयोग होता है, उर्दू का भी होता है, अरबी का, कई भाषाओं का प्रयोग होता है। आते हैं इस क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, दृश्य काव्य श्रव्य काव्य से क्या तात्पर्य है। दृश्य का मतलब होता है दिखाई पड़ना, श्रव्य का मतलब होता है सुनाई पड़ना। तो देखने के साथ साथ जिसे सुन भी सके वो हमारा क्या हो गया, दृश्य श्रव्य काव्य हो गया। इनमें से कौन सा गुण अथवा दोष समालोचक में नहीं होना चाहिए। समालोचक का मतलब है जो आलोचना करने वाला होता है। अर्थात क्या नहीं होना चाहिए भैया, ईर्ष्या की भावना। ईर्ष्या की भावना अर्थात जो आलोचना करता है वह आलोच्य विषय का सम्यक ज्ञान रखता हो, निष्पक्ष रखता हो और सहृदयता हो, लेकिन ईर्ष्या की भावना उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से यह हमारा क्वेश्चन। बस दोस्तों साथियों 20 क्वेश्चन और बचा है। इनमें से जो शब्द संचार का माध्यम नहीं है उसे चिन्हित कीजिए। तो समाज जो संचार का माध्यम कौन नहीं है, रेडियो। पुस्तक भी संचार का, शब्द संचार का माध्यम, क्योंकि पुस्तक में शब्द लिखा रहता है, समाचार पत्र में भी शब्द लिखे रहते हैं, पत्र पत्रिकाओं में भी शब्द लिखे रहते हैं। जो रेडियो है वो हमारा दूरदर्शन का काम करता है। इनमें से जो श्रव्य संचार का माध्यम नहीं है उसे चिन्हित कीजिए। श्रव्य का मतलब है जो कानों से सुनाई पड़े, जैसे हमारा दूरदर्शन है। ठीक है, जो श्रव्य संचार का माध्यम नहीं है, यहाँ निगेटिव पूछ रहा है दोस्तों। क्या पूछ रहा है, निगेटिव। तो श्रव्य जो टेप रिकॉर्डर है, क्या है, टेप रिकॉर्डर क्या है, श्रव्य संचार का माध्यम नहीं है। तो नहीं में हमारा क्या हो गया, दूरदर्शन। ठीक है, दूरदर्शन को हम क्या है, इसको देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। टेप रिकॉर्ड को हम सिर्फ सुन सकते हैं, रेडियो को सिर्फ कानों से सुन सकते हैं, कैसेट को सिर्फ कानों से सुन सकते हैं, आंखों से देख नहीं सकते। लेकिन जो दूरदर्शन है वह संचार माध्यम नहीं है, उसे चिन्हित कीजिए। यह संचार माध्यम नहीं है, दूरदर्शन। दूरदर्शन क्या है, संचार माध्यम नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ बाल साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। बाल साहित्य के विषय में उसकी भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। वह बालकों के लिए प्रेरणा स्रोत होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। वह मनोरंजन और बिल्कुल, वह बालकों द्वारा ही लिखा जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। पत्रकार मोरिस फेगस के अनुसार समाचारों को पाठकों के लिए बोधगम्य कौन बनाता है। पत्रकार मोरिस फेगस के अनुसार पाठकों को
जो संवाददाता होते हैं, जो संपादकीय लिखते हैं, पेपर में पत्रिकाओं में संपादकीय का कार्य करते हैं, यही जो संवाददाता होते हैं, यही क्या होता है, के अनुसार समाचार पत्रों को बोधगम्य बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बोधगम्य बनाते हैं। अक्षरों अथवा शब्दों को जोड़ने के लिए प्रूफ रीडर किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? अक्षरों अथवा शब्दों को जोड़ने के लिए प्रूफ रीडर क्या है? प्रूफ रीडर हमारा ए वाला है, ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा प्रूफ रीडर है, इसको हम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये हमारा क्या है? प्रूफ रीडर है, अर्थात इसको हटा दो या निकाल दो। बस दोस्तों बिल्कुल पहुंचने वाले हैं, 6-7 क्वेश्चन और बचे हैं। समाचार का मुख्य तत्व क्या है? सत्यता व नवीनता। समाचार में भाई सत्यता होनी चाहिए, नवीन होना चाहिए, रोचकता तो होनी ही चाहिए, उत्तेजकता। लेकिन यहाँ पर समाचार का प्रमुख तत्व पूछ रहा है, तो समाचार सत्य होना चाहिए। डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति कौन करता है? डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति कौन करता है? ठीक है, डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति कौन करता है? डेस्क के लिए जो रिपोर्टर होते हैं वही समाचारों की आपूर्ति करते हैं। अर्थात जो रिपोर्टर होते हैं वो समाचारों की आपूर्ति, अर्थात वह समाचारों को इकट्ठा करके रिपोर्टर बनने के लिए क्या आवश्यक है? रिपोर्टर बनने के लिए सहज बुद्धि व भाषा पर अधिकार। सहज बुद्धि का मतलब है तुरंत बुद्धि काम करना शुरू कर दे, उसे कहते हैं सहज बुद्धि व भाषा पर अधिकार। भारत की सर्व प्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति कौन सी है? और वह है दोस्तों ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ध्यान रखना क्या नाम है? ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। यह है जो भारत की सर्व प्रमुख एशिया, ये क्या है? भारत की सर्व प्रमुख एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति है। क्या है? क्या है? ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन तत्व रेडियो विज्ञापन में नहीं होता? कौन ऐसा तत्व है जो रेडियो विज्ञापन में नहीं होता? चित्र। कौन सा तत्व रेडियो विज्ञापन में? भाई रेडियो में दोस्तों, अब रेडियो में चित्र थोड़ी दिखाई पड़ता है, बाकी रेडियो में संदेश भी आता है, हम समाचार सुनते हैं, BBC लंदन को सुनते हैं, वाचन भी सुनते हैं, संगीत भी सुनते हैं, लेकिन रेडियो में चित्र नहीं दिखाई पड़ता, चित्र दिखाई पड़ता है टेलीविजन में। और ठीक है, अगला हमारा है रेडियो, बहुत बेहतरीन प्रश्न बनाया है। रेडियो के ब्रॉडकास्टिंग कमर्शियल और टीवी कमर्शियल में क्या अंतर है? चलिए यहां से देख लेते हैं दोस्तों। अनपेक्षित व कामुकतादर्शी समाचारों को किस वर्ग में रखा जाता है? गर्म समाचार में। अनपेक्षित कामुकता से भरे होते हैं उसको गर्म समाचार में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 दोस्तों यहाँ पर पूरा हो गया। यहाँ पर 120 क्वेश्चन हमारे आज हमने आपको करा दिए, 120 क्वेश्चन हमारे ये पूरे हो गए, ठीक है। जो भी हमारे भाई बहन हमारे चैनल को देख रहे हैं, बहुत बहुत संचार माध्यमों का प्रमुख प्रयोजन क्या है? तो संचार माध्यम क्या है? वह सूचना को जन सामान्य तक पहुंचाते हैं। जो हमारे संचार माध्यम होते हैं वह सूचना को जन संचार के दो प्रमुख रूप मुद्रित माध्यम तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के विषय में जो कथन सत्य नहीं है, अर्थात ये दोनों माध्यम अंततः मानव जाति का विनाश करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों यह हमारा जो है टॉपिक पूरा होता है। और हम अगर दोस्त हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो दोस्तों। धन्यवाद।